नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के जहरीले और सांप्रदायिक बयान की, जिसमें उसने एक बार फिर से 15 मिनट का जिक्र किया है। 15 मिनट का जिक्र करते हुए छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन ने कहा कि 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ती और ना ही मैं उसका पीछा छोड़ता हूं। आपको याद दिला दूं कि 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने बटे हुए हिंदुओं को ललकारते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं और तुम 100 करोड़, तुम मतलब हिंदू 100 करोड़ है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पता चल जाएगा किसमें कितनी हिम्मत है। अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद उसे केस भी झेलना पड़ा था और जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उसे तुरंत बेल भी मिल गई थी और अंत में सबूतों और गवाहों के अभाव में उसे छोड़ भी दिया गया था। सबूत और गवाह इसलिए नहीं मिले क्योंकि जिन मुसलमानों की भीड़ के सामने उसने यह जहरीला बयान दिया था वो सब एकजुट थे। किसी ने भी पुलिस के सामने अकबरुद्दीन के खिलाफ बयान दर्ज नहीं कराया। पुलिस पूछती रह गई, अदालत पूछती रह गई, लेकिन किसी मुसलमान ने अकबरुद्दीन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने उस बयान की याद दिलाकर अपने मुस्लिम वोटरों की एकता का, उसकी एकजुटता को अपनी मजबूती के रूप में फिर से दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओवैसी जैसे कि सोच वाले नेताओं की इसी चुनौती को याद दिलाते हुए देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र चुनाव में योगी जी ने इसी एकता मंत्र को चुनावी मंच से सभी नेता दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो, इसे बार बार दोहराकर जवाब दे रहे हैं। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी का यह 15 मिनटिया बयान योगी जी के एकता मंत्र बटोगे तो कटोगे का जवाब है। ओवैसी की पार्टी हर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगहों पे, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में, सिर्फ उसी कंस्टिट्यूएंसी में वो अपनी प्रत्याशियों को उतारती है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। मुस्लिम एकजुटता के आधार पर ओवैसी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान माने जाने वाले बिहार के सीमांचल क्षेत्र से अपने 5 विधायक भी बना लिए। धर्म के आधार पर मुस्लिमों की एकजुटता की यह मिसाल है। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिमों की एकजुटता को जवाब देने के लिए योगी के बटोगे तो कटोगे का मंत्र की गूंज जो है वो चारों तरफ है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनटिया बयान या 15 मिनटिया भाषण बहुसंख्यक हिंदुओं को चुनौती है। क्या ओवैसी ने अपने 15 मिनटिया बयान की याद जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए किया है? क्या योगी जी के बटोगे तो कटोगे के मंत्र की काट के लिए ओवैसी ने अपना 15 मिनटिया बयान जो है उसे फिर से याद दिलाया है? क्या योगी के बटोगे तो कटोगे के मंत्र से एकजुट हो रहे हिंदुओं की शक्ति से डर गया है विपक्ष? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय भी करवाऊंगा, लेकिन पहले जो है उन प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और जो विपक्ष है इस बटोगे तो कटोगे का काट जो है इस 15 मिनटिया भाषण में देख रहा है। करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया,
ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ता। चल रही है, मगर क्या योगी आने वाला है। योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानका ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे? धूलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह ताला।
कोई बात है मैं बीजेपी का हूं, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे आप क्या बादशाह सलामत है, उंगली रखते कि मेरी हो जाती। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। तो बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। और उसी का जवाब जो है अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनटिया भाषण को याद दिला करके दिया है, एक तरीके से चुनौती दी है। और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर विदु रावल है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे है। एडवोकेट हमारे साथ है, एडवोकेट सतीश बघेल जी है कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, हाजी नाज़िम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं हिंदू धर्मगरी के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सतीश बघेल जी से करना चाहूँगा। सतीश बघेल जी, ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बटोगे तो कटोगे की काट के रूप में, या एक तरीके से फिर से वो बयान जिस बयान पे मामला दर्ज हुआ था, केस भी चला था, हालांकि कोई बयान छूट गए थे। आप तो एडवोकेट हैं, आप जानते हैं कि कोई बयान नहीं दिया, जब उसके खिलाफ में कोई बयान दर्ज नहीं हुआ, किसी ने गवाही नहीं दी, तो वो छूट गया। लेकिन छूट जाने का मतलब ये नहीं है कि वो जो कहा था वो सत्य था। आप इन दोनों बयानों को किस तरीके से देखते हैं? दोनों बयान जो दोनों के द्वारा दिए गए हैं, दोनों को एक ही कैटेगरी में मैं कैलकुलेट करता हूं। योगी भी ऐसे ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी ऐसे ही हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। दोनों ही मारकाट में भरोसा करते हैं, दोनों ही नफरती हैं। क्यों ऐसे बघेल लोगों को, बघेल जी, मैं जो ऐसे छोटा सा छोटा रोक करके थोड़ी चीज, बटोगे तो कटोगे में इसमें सांप्रदायिक क्या है, बटने वाले, इसमें गलत क्या है? मैं बिल्कुल है। इस देश में एक ही धर्म के लोग नहीं रहते, एक ही जात के लोग नहीं रहते, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। और इस तरह की बात करना, वो भी एक चीफ मिनिस्टर, एक संवैधानिक पद पर बैठने वाला, बड़ा आश्चर्य है। तो वो तो बटने, वो तो एकजुटता का मंत्र दे रहे हैं ना, एक रहने की बात करें तो इसमें एकजुटता का मंत्र नहीं है, ये तो अपना चश्मा है आपका, आप देख रहे हैं एकजुटता का मंत्र है। अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी नफरत है, इसमें भी बांटने वाली भावना है। न्यूट्रल होकर के कैसे देखते हैं, जरा सा बताइए। मैं तो न्यूट्रल होकर के ही देख रहा हूँ कि उन्हें ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि बटोगे तो कटोगे। ये क्या है बटोगे कटोगे? मुझे समझ में आया, न्यूट्रल होकर के कैसे देखते हैं चीजों को। एक चीज और है भैया, हाँ, ये जो काटने वाली भाषा है, बांटने की बात है, बांटते भी यही है। नहीं, काटने की तो बात ही नहीं है, कटोगे, डरा रहे हैं कि भाई एक रहिए हमेशा से, जब तक हम लोग एक थे तब तक भारत एक था, जब हम एक नहीं हुए तो भारत बट गया। जो अगर कोई कहीं इस तरह की बात कर भी रहा है तो उसके लिए कानून है, संविधान है, ये देश कानून से चलता है, ना कि किसी के उससे चलता है। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने ये जो पूरा का पूरा देश का जो स्ट्रक्चर है, जो लॉ स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ है, उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी है जब से ये आई है। इन्होंने जहां इनके आगे कानून आता है, आड़े आता है, ये उसी कानून को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं, ये सेटिंग करने में लग जाते हैं। तो ये इस तरह से, जिस तरह से देश चला रहे हैं, ये देश चलाने का तरीका नहीं है।
अच्छा, अकबरुद्दीन देश को के 2012 वाला जो बयान था, बघेल साहब आप एडवोकेट हैं, मैं 2012 में जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम 25 करोड़ है, तुम 100 करोड़ हो, उसके बाद देख लेना, ये तो साफ तौर पे नफरती बयान था, इस पे मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कोर्ट से छूट गया, क्योंकि वो एकजुट मुसलमान जो जिनके सामने ये बोला, किसी ने आकर के अपनी बातें बयान दर्ज नहीं करवाया, सबूतों के अभाव में उस वीडियो को सबूत नहीं माना गया। इस कानून को किसने बदला? इसको तो किसी ने नहीं बदला, तो आप ही के बनाए पुराने जो कानून थे सबके वही थे, फिर दोष किसका? तो आप एक समझिए, जो कानून बदलने की बात हो रही है वो हो रही है, जो उनके आड़े आता है वो उस कानून को बदल देते हैं, मैंने ये बात बोली है। ये भी तो आड़े आया ना, ये भी तो आड़े आया ना, ये भी तो हमारे आपके बीजेपी के भी तो आड़े आया। जो अगर आपको यह पता चला है, आपके उस संदर्भ में ये बात है, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, आप न्यूज पे ला रहे हो इस खबर को, जो अगर आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस दीजिए, आप सबूत दीजिए। हमने तो वीडियो चलाया, हम तो एविडेंस में जो वीडियो था वो चलाया, तो चलाए तो फिर कैसे? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि वीडियो में हो रहा है और जज साहब हैं जो वो कुछ कार्रवाई। भाई तो ये तो सत्य है ना, ये तो हुआ है ना बघेल साहब, ये तो सत्य है ना, ये तो बरी हो गए ना, वो बरी हो गया ना। केंद्र की सरकार है भैया, केंद्र की सरकार है, केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, कानून में सरकार कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, होगा तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जहां भी होगा अपील में जाए, ऐसे आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जो अगर कोई नफरत फैलाने वाला है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जी आपका जवाब देना चाहते हैं। जी विदु साहब। देखिए, आपने बड़ी कोशिश की मिल्क करने की, लेकिन कहते हैं झूठे दूध नहीं देते लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उन्होंने अपने मन में जो सोच लिया वही चीज जो है यहाँ पर बगाड़ रहे थे। उन्होंने ये तय कर लिया कि बटोगे तो कटोगे। वो एक बीच में मत बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास, बघेल जी आऊंगा आपके पास, वकील साहब बारी से प्लीज बिहेव, कर्टियस बिहेव कीजिए, आपके बीच में नहीं बोला ना। ठीक है बघेल साहब आएंगे आप नहीं तय करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बोलने वाला हूं मैं, अभी तो शुरू किया मैंने, बहुत कुछ बोलने वाला जी। बीच में नहीं बोलेंगे आप मेरे जी। सभ्यता से बोलना, अच्छा बोलना। सभ्यता तुम नहीं सिखाओगे मुझे, सभ्यता तुम्हें रोज सिखाऊंगा। प्लीज सर वो दर्शक देख रहे हैं आपको, लाखों दर्शक देख रहे हैं, नेशनल चैनल पे आप हैं, बारी से बघेल साहब बीच में मत बोलिए प्लीज बघेल साहब जी। विदु जी, आपके बीच में मैं बोला क्या? ये सभ्यता है क्या आपकी? आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला मैं, और आप पहली मिनट में टपक के आ रहे हो फिर सभ्यता की। बघेल जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आप भी प्लीज आप बीच में ना बोले प्लीज जी। प्रोफेसर साहब जी, देखिए, सभ्यता की बात जहां से कह रहे हैं वहीं पर हिपोक्रेसी शुरू होती है, और ये हिपोक्रेसी कहां तक जाती है? ये कह रहे हैं कि बटने कटने की बातें क्यों हो रही हैं, तो क्या हिंदुस्तान बटा नहीं था? क्या हिंदुस्तान कटा नहीं था? क्या भारत जो है 1947 में भारत का विभाजन नहीं हुआ था? क्या जो लोग यहाँ पर बैठकर कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं, इन लोगों ने सत्ता कैसे हासिल की थी? भारत को बांटकर, भारत का विभाजन कर जिन लोगों ने सत्ता हथियाई थी, वो लोग यहाँ पर आकर कह रहे हैं कितना सांप्रदायिक बात, ये कितना सांप्रदायिक। आप नोट कर लीजिए, आप बघेल साहब आप उसके बाद बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, फिर सुनेंगे नहीं कोई जी। और असल में ये इनको तकलीफ है, ये जब ये हमारे पूर्वज कहा करते थे, हमें आज तक जो है यही सिखाया गया, संस्कार दिए गए कि भाई अच्छे से रहो, मिलजुल कर रहो, अगर बटोगे तो भाई नुकसान होगा। ये हमारे बड़े जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं गांव में यही सिखाया करते थे, और ये हमारे संस्कारों में निहित है। लेकिन ये जो एक बात है, ये जो 3 शब्द है, बटोगे तो कटोगे, ये कितनी डीपली पेनिट्रेट कर गया है, इससे कितनी तकलीफों में आ गए ये लोग, जो ये हिंदुओं को भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के हिसाब से बांटने वाले लोग जो हैं, कितने इनकी दुकान उजड़ गई है। इनकी जो नफरत की दुकान है, ये चाहते हैं कि किस प्रकार कुछ भी करके हिंदू को बांट दिया जाए ताकि ये सत्ता में हासिल किया जाए। क्योंकि ये किसके मानस पुत्र हैं? 1885 में कांग्रेस का जन्म जो है एक अंग्रेजी अधिकारी ने, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ये अंग्रेजों की तो मानस पुत्र हैं, उनसे सीख कराए हुए हैं डिवाइड एंड रूल। उन्होंने इनको सिखाकर, विरासत में सिखाकर भेजा था, और इसलिए इनको ये ना बटने वाला जो विषय है, भाई बदतमीजी ना करो वकील साहब, ना बदतमीजी करो, थोड़ा अपने पीछे जो पुस्तकें रखी हैं लिहाज कर लो। मैं बार-बार आपको नहीं टोकूंगा,
बार बार आपको नहीं बोलूंगा, मुझे मेरी बात कहने दो, यार, मेरे पास यार, अधिकार है, मुझे जो बोलना है आप मैं काट बोलूंगा। लीजिएगा दादा भाई नेहरू जी, आप जोड़ दीजिएगा। मुझे एओ ह्यूम टोक सकते संस्थापक हैं, थे। आप नहीं टोक सकते। आप अगर मेरी बात से सहमत होते तो आप भाजपा में होते, आप कांग्रेस में क्या झक मार रहे होते। तो इसलिए आप मेरी बात से असहमत हैं, इसको स्वीकार करता हूं मैं। मैं राजनीति लेकिन में आपको मेरी सुननी पड़ेगी, सुननी मैं पड़ेगी, समाज सेवा के लिए सुननी हूँ, पड़ेगी, राजनीति शांत होकर के सुननी मुद्दों पे बात पड़ेगी, करने के लिए हूँ। शांत होकर सुननी पड़ेगी, शांत हाँ, होकर सुननी शांत पड़ेगी, होकर आप सही बोलेंगे तो सुनेंगे ना। शांत होकर सुननी पड़ेगी। और यह सुनना पड़ेगा कि जिस प्रकार से अभी आपके पैकेज में भी हमने देखा कि नो कर्फ्यू और नो दंगा और यूपी में सब चंगा, ये एक मॉडल है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया को इस्लामिक रेडिकलिज्म से किस प्रकार से निपटना है इसका गुर सिखा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुकरण और अनुसरण हो तो इस्लामिक रेडिकलिज्म से सीधा हो सकता है। इनके नेता जो कल तक सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में इनके यूपी के, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, देश के कानून मंत्री जो रहे हैं, उनकी मौजूदगी में उनकी बिटिया कह रही थी वोट जिहाद करो, वोट जिहाद करो। सलमान खुर्शीद की बेटी ने बेशर्मी से कहा। क्या आज तक किसी कांग्रेस के नेता को उसमें कोई सांप्रदायिकता दिखी? यानी मुस्लिम सारे एक हो जाएं और हिंदू सारे बटे रहें ताकि इनकी दुकानदारी चलती रहे, ताकि ये इटली से लाकर इंपोर्ट कर माल हिंदुस्तान में बेचते रहें। यह सीधा सीधा मकसद है, ताकि ये अपने निकम्मे लोगों को हमारे सिर पर चढ़ा के रखें, केवल हमें बांटने के ऊपर। हम नहीं बटेंगे साहब। हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक जो है बटोगे तो कटोगे के सिद्धांत को माने, इसको एक एंथम माने, और इसमें किसी मजहब का भी नाम नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं सब एकजुट होकर के रहो, सब मिलकर रहो हिंदुस्तान में, सब एक दूसरे से अच्छे से रहो, मिलकर रहो। हिंदुस्तान क्यों बटे? बिल्कुल, हिंदुस्तान क्यों बटे? हिंदुस्तान क्यों कटे? और इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें सांप्रदायिकता खोजना, वैसे ही एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। जिनकी सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, इनको इसमें सांप्रदायिकता क्यों दिखती है? इसमें तो किसी मजहब का नाम नहीं। इसमें तो आप इस प्रकार से भी ले सकते थे, अगर आपकी दृष्टि अच्छी होती, आपकी नियत अच्छी होती, आप ये ले लेते इसको कि सब भारतीयों को कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे। हिंदू मुस्लिम को भी एक रख सकते थे, सिख और ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सबको एक रख सकते। लेकिन आपको पता है आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपकी चोरी पकड़ी गई है। हिंदू को जाति में बांटना चाहते हो, बटेगा नहीं हिंदू। बहुत सारे और भी हमारे साथ गेस्ट है। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं हाजी नाजिम। हाजी नाजिम, क्या आपको लगता है जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो याद दिलाया फिर से 15 मिनटिया भाषण को, क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? हाँ मुकेश भाई, देखिए मैं बहुत देर से प्रोफेसर जी को भी सुन रहा था, किस तरीके से उन्होंने बटेंगे और कटेंगे की डेफिनेशन बताई। तो देखिए मुझे लगता है कि अगर इनसे 10 इनके कामकाजी पूछ लिया जाए तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान, ये इनकी जबान पर रखा हुआ है। और देखिए मुकेश भाई सुन लीजिए जो कांग्रेस के विदु जी मैं आ जाऊंगा, अभी बघेल जी के पास भी जाना है और रावत जी हमारे साथ। विदु, हाँ सुन लीजिए, हाँ आप देखिए, हाँ मैं ये कहता हूँ जब हम एक थे और एक हैं तो सिलेंडर 400 रुपए में था, और जिस तरीके से अब हम बटने और कटने वाली बातें आती है तो आज सिलेंडर का रेट क्या है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। और सुन लीजिए अब आती है बात 15 मिनट की। देखिए जिस तरीके से वहां पर सभा को संबोधित करते हुए 15 मिनट की बात आप बार बार कह रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है हर सभा का, उसे टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप कर सकते हैं। 10 बजे तक का टाइम था, 9:45 बता रहे कि 10 बजने में 15 मिनट है, तो भाई इसमें कौन सी गलत बात है? वो तो एक संवैधानिक दायरे में रहकर तो बात करें, उन्होंने कोई गलत तो नहीं कहा। लेकिन हाँ गलत तो हम समझ गए भाई साहब, उसने कुछ नहीं गलत कहा, गलत तो हम समझ लिए। हाँ सही बात है, सही बात है। आप कह रहे हैं जो मुसलमान एक रहे और हिंदू बटा रहे तो सिलेंडर सस्ता रहे, यही कह रहे हैं ना, सिलेंडर सस्ता करने के लिए आप हिंदुओं को बांट के रखें, आप एक रहें, अच्छी बात है। एच.एस. रावत साहब क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये 15 मिनटिया बयान जो याद दिलाया गया है अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से, क्या इशारा कर रहा है? देखिए मुकेश जी, मैं बताना चाहता हूँ, बटोगे ये देश आजादी के समय तो ही था, लेकिन उसके बाद केंद्र में कांग्रेस के था, उस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति को अगर देखा जाए लास्ट तक, तो वहां पर एक नहीं थे, तो वहां हिंदू विहीन हुए और कटे भी, बलात्कार भी हुए, और वहां बहुत बुरा हाल हुआ। वो हमने देखा है, हमारी आंखों के सामने हमने देखा है। वही हालात अगर देखे जाएं तो अभी आप देखें पश्चिम बंगाल के अंदर वही हालात हो चुके हैं। बिल्कुल।
वहां पर हिंदू एक हुआ था, वहां आप एक हवन नहीं कर सकते, वहां पर आप जोर से आप रामायण का पाठ नहीं पढ़ सकते, चौपाइयां नहीं बोल सकते कि आपके ऊपर हमला हो जाएगा। ये अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति, मैंने खुद आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं अपना। इसलिए योगी जी ने कहा है ना, वो कहा तो था बांग्लादेश के ऊपर के बांग्लादेश में, और उसका असर भी हुआ, वहां हिंदू एक हुआ तो हमले रुक गए। ये सच है कि कोई भी हिंदू के अलावा अगर कोई भी मान लो धर्म के लोग हैं या माइनॉरिटी में हैं, अगर वो एक रहते हैं तो किसी की जल्दी से हिम्मत नहीं होती है कि हमला कर दें। अगर कश्मीरी ब्राह्मण एक होते और उस समय वो हथियार उठा लेते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, उनको जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया जाता। और यही स्थिति अभी वेस्ट बंगाल में है और केरल के अंदर भी यही स्थिति बनी हुई है। जगह जगह पर जहां पर आप देखें वहां पर यही स्थिति बनी हुई है। चाहे आप सहारनपुर का मामला लो, मेरठ का मामला लो, मुजफ्फरनगर का ले लो, अलीगढ़ का ले लो, कहीं का भी ये स्थिति लोगे तो कहीं ना कहीं यूनिटी मस्ट है, और यूनिटी से उनका कहने का तात्पर्य था। और अगर यूनिटी नहीं है तो अकबरुद्दीन जैसे फिर इसी प्रकार की बकवास करेंगे। जो इनके मुंह में गंद भरा होता है वो गंद फेंकना होता है इनको। इनको देश से मतलब नहीं है, इनके खानदानी ये बीमारी है, इनके दादा परदादा। मुकेश, मेरा कहना है कि एवरीडे इस देश में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है 86 रेप होते हैं एवरीडे, और एवरीडे 78 मर्डर होते हैं एवरीडे। कितने लोग, कितने जो मर्डर करने वाले हैं, कितने रेप करने वाले हैं, जो एक्यूज्ड हैं, वो कितने मुस्लिम हैं और कितने हिंदू हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। ठीक है जी। जो ये रावत जी कह रहे हैं, ये बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, केरला की कर रहे हैं, अलीगढ़ की कर रहे हैं। अरे आप ऑल ओवर इंडिया की जो अगर बात करें, आप जो कैलकुलेशन बता दें, सबसे ज्यादा रावत जी मैं आ जाऊंगा बीच में। रावत जी मैं आपके पास आ जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले इनको बोलने दीजिए। जी बघेल जी। एक साल में लगभग 34,000 रेप होते हैं, 28,000 मर्डर होते हैं। उनके जो मर्डरी कौन है, रेपिस्ट कौन है, जो अगर आप निकालोगे, और जो पीड़ित पक्ष है, जो विक्टिम है, वो कौन है, तो आपको पता चलेगा हिंदू ही विक्टिम है और हिंदू ही मर्डरर है, हिंदू ही रेपिस्ट है मैक्सिमम। तो आप कहां क्या कैसे कहां किसकी तुलना किस चीज से आप कर रहे हैं वकील साहब? केस जीतने के लिए कोई भी तर्क नहीं चलेगा ना सर। ये नहीं तर्क नहीं, ये असलियत है। आप असलियत नहीं, आप ये असलियत कह रहे हैं, लेकिन ये आपका संदर्भ गलत है, आपका संदर्भ गलत है। संदर्भ मेरा बिल्कुल ठीक है भाई साहब। आप एक बात समझिए मेरी बात को, आप विलन जिसको बना रहे हो ना, एग्जैक्टली सच्चाई तो ये है कि वो विलन आप जबरदस्ती थोप रहे हो उस पे। इसी देश ने बघेल साहब देखिए, इसी देश ने मोपला देखा। नहीं मैं एक चीज, मैं आप वर्तमान, मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ, आपको मैं थोड़ा इतिहास में ले चलता हूँ सतीश जी। आप इतिहास छोड़िए ना, आप करंट की बात करिए ना। नहीं, इतिहास से ही हमें सीखना चाहिए ना, इतिहास के कारण ही तो ये हो रहा है। आप कब तक खींचते रहोगे? अरे आप बटे थे तो मोपला हो गया, आप बटे थे तो मोपला हो गया, आप बटे थे तो डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, आप बटे थे तो कश्मीर एक्सोडस हो गया। और हमने और आपने अपने जीवन काल में ऐसे करीब दर्जनों ऐसे दंगे देखे हैं जहां पर बटे हुए हिंदुओं को हमने कटते देखा है। हम वर्तमान पे बात ही नहीं करते हैं, ना ही भविष्य पे बात करते हैं। हम अपने इतिहास को लेकर ही पड़े हुए हैं। और ये इतिहास से सीखने की जरूरत होती है बघेल साहब, इतिहास से सीखने की जरूरत होती है। इतिहास से सीख करके ही वर्तमान में हम अपना भविष्य संवारते हैं। इतिहास से वर्तमान में सीखते हैं और भविष्य बनाते हैं, संवारते हैं। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल रूल है। इतिहास से हमें वो सीखना चाहिए जिससे हमारा भविष्य है ना वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। अब ऐसा थोड़ी है आप उन चीजों को लेके आते हो जिससे और नफरत बढ़े। क्यों नफरत? तो एकता, एक होने से नफरत कहां बढ़ रही है भाई साहब? ये तो आपके देखने का नजरिया गलत है। आप अगर एकजुट हो गए तो इसमें नफरत क्या है? अरे आप अगर एकजुट हो गए तो आप जो है हम पे अटैक नहीं करोगे। हाँ देश को एकजुट पूछिए, पूछ तो सब तो बोल ही तो रहे, यही तो कह रहे हैं। एकजुट होने के लिए किसी को कहना क्या, नफरत फैलाना है? भाई हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, वो 80-90 की 80-20 की बात कर रहे हैं, 80-20 की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई साहब? आप बताइए क्या मतलब आप समझे हैं? क्या समझे है ना, ये सब कुछ आपको पता है।
लेकिन जानबूझ के सब चीज सबको पता है सर, सब अपने मतलब की बात करते हैं। मानना है विदु रावल जी आपको जवाब देंगे। अगर आपकी बात खत्म हो गई तो आपने जो सवाल उठाए हैं विदु रावल जी जवाब देंगे। विदु जी इन्होंने एनसीआरबी के डाटा लेकर बहुत अच्छा किया। इन्होंने कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, कांग्रेस के जो बैठकों के कक्ष में क्या क्या बातें होती इन्होंने बड़े अच्छे से हमें बता दिया। ये सबसे पहले जो है अपराधी की जाति देखते हैं, फिर धर्म देखते हैं, उसका मजहब देखते हैं, और अगर वो मजहब जो है अयोध्या में नाबालिग जो बच्ची है उसका बलात्कार करने वाला, अपनी बेकरी में बुलाने वाला अगर मोहित खान होगा, वो इनका सहयोगी है, उसके खिलाफ ये कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका नाम मोहित खान है। फिर ये जाति बीजेपी के 10 बघेल जी आ जाएंगे आपके पास, अभी समय है मेरे पास, आ जाएंगे आपके पास, मैं समय है मेरे पास, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास। मुझे पता था ये व्यक्ति बोलेगा, मैं आ जाऊंगा। इस विषय को मैं नहीं लेकर आया जी। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बताई इन्होंने, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी। बड़े लीडर हैं वो रेपिस्ट हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते, उनका नाम क्यों नहीं बोलते? बघेल जी आपका टर्म था, आपको बोलना चाहिए था ना, आपका टर्म था, आप बोल लेते। अब आपको अब देंगे, समय देंगे आपको। इनके बीच में बोला तुमने ना जी मुझे पता था तकलीफ होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर मचाए शोर का कुछ उदाहरण नहीं। सबसे बड़े चोर आप हैं, सबसे बड़े आप। ये अच्छा नहीं है। ये ना आप बघेल जी प्लीज पीछे बघेल जी प्लीज, ले डाउन ऑन योर बैक, ले डाउन, हाँ ऐसे पीछे बैठ के, हाँ अब डिबेट अच्छी होगी, पीछे रहिएगा। तो अब इनको इतना पता होना चाहिए कि ये इनका तरीका है। ये ढूंढते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा राज्य है जहां पर हो रहा है। अगर वो बंगाल है, इनका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। पहले देखते हैं कि ये क्या भाजपा शासित है, हाँ यहाँ पर तमाशा करना है। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या जो अपराधी है वो कहीं कोई मुस्लिम तो नहीं है। मुस्लिम होगा बिल्कुल नहीं, फिर लड़कियों लड़ सकती हूँ वाली नहीं लड़ेगी। लड़की कब लड़ेगी? जब हिंदुओं को जातियों में बांटकर लड़ाना होगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इनकी जब सरकार थी, एक दलित बिटिया को पुलिस स्टेशन में बुलाकर, अशोक गहलोत की सरकार में पुलिस स्टेशन में उसके साथ दुष्कर्म किया। एक शब्द, एक ट्वीट, एक कोई कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का कहीं का दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि अपराधी जो था ना अपने आप को कहने वाला था, ये लगातार ऐसे बात डिस्टर्ब होती है। बघेल जी आप इस तरीके से करेंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। आपके पास मैं आ जाऊंगा ना, आपके पास आ जाऊंगा, प्लीज आप बीच में आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप इंटरप्ट मत कीजिए। अरे आप इंटरप्ट कर रहे हैं बघेल जी, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास जी। यही आप कर रहे हैं। पप्पू एकदम बोलता हूँ इसको, राजस्थान का अरे भाई चर्चा बस हो गया, ड्रामा हो गया, ड्रामा हो गया। अब पीछे बैठो, अब कड़वी बातें सुनो। देखो आप लोगों ने एनसीआरबी का डाटा दिया था, उसका जवाब दीजिए। ये क्या तुम्हें डिबेट आए हो क्या? डिबेट पहली बार आए हो क्या? डिबेट कोर्ट रूम में मैं पहली बार नहीं हूँ, मैं पहले भी मेरी बहस हुई है। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ प्लीज वकील साहब प्लीज। दोनों पढ़े लिखे आप लोग हैं, एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। आपने मोहित खान ढूंढ लिया ना जी। अच्छा, संदेश खली में ये ढूंढते हैं। संदेश खली में देखो ना, क्यों नहीं, संदेश खली में महिलाएं चाहे दलित हो, चाहे पीड़ित जो है, शोषित कैसी भी हो, लेकिन वहां पर कौन है? वहां शेख साहब दिखते हैं। वहां शेख साहब के खिलाफ कैसे बोल देंगे? लेकिन जहां पर हिंदू लड़ाना हो, मणिपुर के नाम से ये लोग जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन मणिपुर पर चर्चा इन्होंने 5 मिनट भी नहीं की। जब प्रधानमंत्री जी बोलने लगे मणिपुर पर, उस समय ये गायब के सारे। लेकिन देखिए हाजी नाजिम भी ताली बजा रहे हैं जब बघेल जी आप बजा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है हाजिम जी? ये क्या रिश्ता कहलाता है? समझ आ गई मेरी बात मुकेश जी, मेरी बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, दर्शकों को भी समझ में आ रहा है। समझ आ गई। अरे एक बात और मुझे ये बात कहकर अंत करने दीजिए, ये बात कहकर अंत करने दीजिए मुझे। ये हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम प्लीज, हाँ प्लीज। हाजी, ये जो 15 मिनट वाला आपका जो साथी है ना, इससे आपकी जरूर बातचीत होती होगी, उस तक मेरा बात पहुंचाना। ये देश की सहिष्णुता है, ये देश की सहिष्णुता है, क्योंकि इसका जो बहुसंख्यक है ना, वो छेड़ने में विश्वास नहीं रखता। नहीं तो ये 100 करोड़ और 25 करोड़ वाली बात है। जिस दिन इसका बहुसंख्यक के मन में आ गया ना
तो ये कारक सारे सुधार देगा। ये जो शांति प्रिय समाज है, ये कानून है, अगर देर से निद्रा से जागता है, बीच में नहीं, बागेल जी खत्म कर रहा हूं मैं, आखिरी वाक्य बघेल जी वो अकबरुद्दीन ओवैसी आपके लिए भी बोल रहा था, वो 25 करोड़ में आप नहीं थे, वो अकबरुद्दीन के आप 100 करोड़ में थे। हाँ तो फिर आप समझिए ना, आप वो आपके लिए भी बोल रहा था। अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहा था जो 15 मिनट दे दो, हम 25 करोड़ है, तुम 100 करोड़, उस 100 करोड़ में आप 25 में नहीं थे, इसलिए खतरा आपको भी है। आप जो इस तरीके आप डिफेंड जो कर रहे हैं, ठीक है, आप पार्टी की लाइन आप कर लीजिए, लेकिन खतरा आपको भी उतना ही है। क्या जरूरत है? अकबरुद्दीन ओवैसी का प्रवक्ता बनने की क्या जरूरत है? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये, मेरी बात कहने दीजिए भाई, मुझे मेरे अंत चलिए ठीक है। आपने रावत जी के बारे में भी कुछ कहा था, रावत जी भी आपका उसका जवाब देंगे। रावत जी आप मैं समय इस पर बताना चाहता हूँ, वो जो 15 मिनट की बात कहने वाले लोगों को बता रहा हूँ। ये शांति प्रिय समाज जो है ना, अगर देर से निद्रा से जागता है तो जल्दी सोता भी नहीं है। और जब ये सोने से पहले अपनी निद्रा में बाधक सभी जो कारक होते हैं ना, उन कारकों की समाप्ति करके सोता है। और ये बात ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद देखो, तलवार के दम पर पगड़ी किसने उतारी थी? वही आपके पूर्वज हैं। आपके पूर्वज हिंदू ही हैं, ठीक है। वो हिम्मत नहीं कर पाए तलवार के सामने खड़े होने की, मेरे पूर्वज हिम्मतदारी थे, उन्होंने अपनी हिम्मत रखी, और वो आज इसी कारण से मैं हिंदू हूं, इस कारण से आप हिंदू नहीं है। कोई बात नहीं, अब जैसी भी स्थिति है, अब स्थिति स्पष्ट है, साफ है, सुथरी है। आप लोग जो है इस बात को मानिए, सह अस्तित्व समझिए, इकट्ठा रहना, एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। ठीक है रावत जी, ये उसके बाद मैं हाजी के पास जाऊंगा, हाजी नाजिम जी के पास। सतीश बघेल जी कह रहे थे कि आंकड़ों को देखिए कि आप हिंदुओं का रेशियो है बलात्कार में, चोरी में, डकैती में, ये भूल गए कि 100% आतंकवादी मुसलमान है। ये जेल का आंकड़ा नहीं बताएंगे ये कि वहां जिस जेल में देखो आतंकवादी सारे मुसलमान है, वहां कोई आतंकवादी हिंदू है क्या? वहां पर ये आंकड़ा नहीं बताएंगे कि हत्याओं में, डॉनगिरी में, भाईगिरी में, और जितने भी इस तरह के जो केसेस हैं, दंगे फसाद के, मर्डर के, और जिस प्रकार से बम विस्फोट के, वहां सारे के सारे मुसलमान हैं। ये नहीं बता सकते आप, क्योंकि सतीश जी के मुंह में यहां पर दही जमेगी, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, हिंदुओं के ऊपर जितना बोल लो, क्योंकि हिंदू बड़ा उदारवादी है, बोलो आप जितना मर्जी बोलो, क्यों आपके कोई सर तन से जुदा करने वाला तो हिंदू है नहीं, है ना। अगर उनके खिलाफ बोलोगे तो आप ही का सर तन से जुदा के नारे लगने शुरू हो जाएंगे, और वो सगे आपके भी नहीं है। अपनी वोटों के लिए आप जितना मर्जी नीचे गिर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, बचेंगे आप तभी जब आप एक रहोगे, और तभी आप नेक रहोगे। और कांग्रेस वाले भी अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, ये फार्मूला सबके लिए बोल रहे हैं। ठीक है सब। बघेल जी, हाजी नाजिम जी आ रहे हैं उसके बाद में। हाजी नाजिम बोल रहे थे कुछ जी। हाजी। हाँ मुकेश जी, देखिए अब आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जिस पैनलिस्ट को बिठा रखे हैं, उन्होंने क्या कहा था कि तलवार के डर से हमारे पूर्वज हिंदू से मुसलमान हो गए। देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मजहब इस्लाम से हूं। रावत साहब प्लीज। सुन लीजिए रावत जी, सुन लीजिए। देखिए हम वो माफी वीरों में से नहीं है जब ब्रिटिश हुकूमत के सामने जाकर माफी मांगते थे। हम ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पर टिकाने वालों में से थे। और सुन लीजिए, आपस में आप एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो फिर सुनेंगे कैसे लोग? प्लीज। हाँ मुकेश जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के सामने अच्छे ने घुटने टेके और माफी मांगी, सैयद अहमद खान टुकड़ों पर पलते थे अंग्रेजों के, टुकड़ों पर पलते थे सैयद अहमद खान। सुन लीजिए बिल्कुल, आपके पेट में बहुत दर्द होने लगता भाई आप क्या है ना, दवाई खिलाफत आंदोलन करने से पहले अली ब्रदर्स का क्या इतिहास है पता कर लो, थोड़ा इतिहास पढ़कर आया करो, इतिहास पढ़कर आया करो। जिन्ना डायरेक्ट एक्शन वाला जिन्ना जो है वो अंग्रेजों द्वारा पोषित था। और जिस दिन तक, जब तक तेलंगाना में, हैदराबाद में भाजपा की सरकार नहीं है, तभी तक ये ओवैसी भाई बोल रहे हैं। जिस दिन भाजपा की सरकार वहां आ गई, उस दिन ये ओवैसी भाई बोलना बंद कर देंगे, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। लेकिन सतीश बघेल जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं सतीश बघेल से रिएक्शन लेने के बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा जी।
ये अकबरुद्दीन ओवैसी और भाजपा का कोलैबोरेशन है दोनों का। अच्छा, जितना अकबरुद्दीन ओवैसी बोलेंगे उतना ही भाजपा को फायदा होगा। इस बेनिफिट को लेने के लिए ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ये जानबूझ करके ऐसी वो करते हैं ताकि इनको बेनिफिट मिले। तो मतलब आप कह रहे थे कि भाई दो मतलब ना मुसलमान एकजुट हो ना कांग्रेस हिंदू एकजुट हो, अब ये कहना चाह रहा है। और ओवैसी भी नफरती है। हमारा जो है दिखाओ, जनहित याचिका डालकर दिखाओ, रखने वाले हैं, आप अपील में जाकर दिखाओ। हम इन चीजों से दूर रहते हैं, हम कानून में भी भरोसा रखते हैं। कानून में अकबरुद्दीन ओवैसी पर अपील डालो ना, कोर्ट में जाकर अपील डालो ना, वकील भी हो। ये भी नफरती बात बोल रहे हैं। आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 32 और 226 जो है उसके अनुसार आप PIL डालो। नहीं तो बघेल साहब, क्या आप इससे सहमत नहीं है क्या? जो भी यहाँ पर भारत के जो भी मुसलमान हैं वो तो कन्वर्टेड हैं और वो डर से ही हुए थे ना कन्वर्ट। ऐसा तो नहीं इस्लाम के प्रति श्रद्धा जाग गई थी रातों रात ये मुसलमान हो गए हिंदू से, डर के कारण ही हुए थे ना, डर के कारण ही हुए थे, सबको पता है। और इसमें गलत क्या है? इसमें सबको पता है कि इतिहास में भारत के जितने भी मुसलमान हैं 99% कन्वर्टेड हैं और वो कन्वर्ट जो है तलवार के जोर पे उन्हें करवाया गया था। सुनिए, ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए HS रावत जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, सतीश बघेल जी आपका और प्रोफेसर विदु रावल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे का नारा या यूं कहिए एकता का यह जो मंत्र है, जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में लोगों की जुबान